इस माना का पिछला एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उधर से जाके तुम इसका पिछला एपिसोड देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। जिंदा होने लगता है मगर ये सारे ज़ॉम्बी हो चुके हैं। जेनफाई अटैक करके एक ज़ॉम्बी को मार डालता है। सिस्टम बोलता है तुमने लेवल 5 का ज़ॉम्बी को मार डाला, इसीलिए तुम्हें 400 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। तभी दूसरा ज़ॉम्बी जेनफाई के ऊपर से अटैक कर देता है, मगर जेनफाई पीछे हटके उसके अटैक से बच जाता है। जेनफाई बोलता है तुम्हारे अटैक में पावर तो था मगर बहुत ज़्यादा स्लो था। फिर जेनफाई जंप करके उस ज़ॉम्बी को जाके एक पंच मारता है और इससे उस ज़ॉम्बी मर जाता है। सिस्टम में मैसेज आता है लेवल 7 का स्पाइडर ज़ॉम्बी को तुमने मार डाला है सक्सेसफुली, तुम्हें इसके बदले में 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। जेनफाई बोलता है सच में ये बहुत ज्यादा। इस तोड़ के एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी बाहर निकलने लगता है। जेनफाई देख के बोलता है ये कैसे हो सकता है, इतनी छोटी सी चीज को देख के मुझे डर क्यों लग रहा है। तो बोलता है इसके ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही मुझे इसको मारना पड़ेगा। जेनफाई उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी भी जेनफाई के अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है। फिर जेनफाई पीछे जाके अपना स्किल इवॉल्व विद फ्लू वायरस का इस्तेमाल करता है। तभी सिस्टम में मैसेज आता है ज़ॉम्बी तुम्हारे वायरस से भी ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए तुम्हारे स्किल का कोई भी फायदा नहीं है। हमें दिखाया जाता है ज़ॉम्बी जेनफाई को एक बहुत जोर से मुक्का मारता है। फिर हमें ज़ॉम्बी को अच्छे से दिखाया जाता है ट्रांसफॉर्म होके बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। जेनफाई बोलता है मेरे रिबॉर्न होने के बाद मुझे इतना ज्यादा मजा कभी भी नहीं आया, तुम्हारे साथ फाइट करके मैं थोड़ा मजा करना चाहता हूँ, चलो फाइट करते हैं। सीन शिफ्ट होके 1 घंटे का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भी फाइट कर रहे हैं। जेनफाई बोलता है मजेदार है, क्या ये ना खत्म होने वाला रीजेनरेशन है। रीजेनरेशन का मतलब तुम समझ जाओ, जेनफाई जितने बार उसको मारता है उसका बॉडी फिर से ठीक हो जाता है। जेनफाई बोलता है चलो मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम इमोर्टल हो। सीन शिफ्ट होकर फिर से 1 घंटे का बाद का सीन दिखा जाता है। जेनफाई बोलता है तुम्हें ठीक होने में बहुत ज्यादा अभी टाइम लग रहा है, क्या तुम्हारा यही आखिरी अंत है। फिर से 1 घंटे का बाद का सीन दिखाया जाता है। जेनफाई बोलता है जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे और भी ज्यादा तुम्हारे साथ खेलना है। फिर से 1 घंटे का बाद का सीन दिखाया जाता है। जेनफाई बोलता है तुम्हें देख के लगता है तुम और ज्यादा ठीक नहीं हो सकते, सच में तुम्हारे साथ खेलने में बहुत ज्यादा मजा आया मगर अब खेलने का टाइम खत्म हो चुका है। जेनफाई अपने पैरों से उस ज़ॉम्बी को मार डालता है। सिस्टम बोलता है तुमने लेवल 8 का बॉस को मार चुके हो, इसके बदले में तुम्हें 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। सिस्टम और भी बोलता है तुमने लेवल अप कर चुके हो, अब तुम्हारा लेवल है 5, तुम्हारे लेवल अप के कारण तुम्हें 2 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है। तुम जब भी चाहो डंजन को छोड़ के जा सकते हो, 3 दिन के बाद ये डंजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सिस्टम बोलता है क्या तुम चाहते हो अपना पूरा वीडियो जो कुछ भी तुमने यहाँ पे किया है, क्या तुम उसका वीडियो अपलोड करना चाहते हो। तुम अगर चाहो वीडियो देखने का कितना पैसे देंगे वो तुम डिसाइड कर सकते हो, और तुम चाहो तो अपना चेहरा और नाम छुपा सकते हो। जेनफाई बोलता है ठीक है तुम अपलोड कर दो, नाम और सब कुछ तुम छुपा के अपलोड कर दो। सीन शिफ्ट होकर हमें सोंग जीक्योंग की विला का एरिया दिखाया जाता है। सोंग जीक्योंग बोलती है क्या व्हाइट एम्परर। हमें दिखाया जाता है ग्रुप में जेनफाई का वीडियो अपलोड हो चुका है जिसका की प्राइस है 1 कॉपर कॉइन। सोंग जीक्योंग और बहुत सारे लोग पढ़ी हूँ। एक दूसरा बंदा बोलता है सच में कितना ज्यादा मजेदार फाइट है। फिर से हमें जेनफाई को दिखाया जाता है जिसने उस ज़ॉम्बी को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर चुका है। सिस्टम में मैसेज आता है तुमने पूरे ज़ॉम्बी को ऑब्जर्व कर चुका है, इसके लिए तुम्हें 300 ब्लैक लाइट वायरस का इवोल्यूशन पॉइंट मिलता है। हमें जेनफाई बताता है ब्लैक लाइट वायरस का पॉइंट से क्या होता है, इससे तुम सिर्फ एबिलिटी और स्किल को इवोल्व कर सकते हो। यह सच में बहुत ज्यादा ही अच्छा है। जेनफाई के सिस्टम में मैसेज आता है तुम्हारा ब्लैक लाइट वायरस इवोल्व हो चुका है, अब तुम्हारी रिकवरी स्पीड 300 से भी ज्यादा बढ़ चुका है, और तुम्हें बॉस मॉन्स्टर को मारने के कारण बायोमेनिक्स स्किल दिया जाता है जिससे तुम और भी ज्यादा जल्दी से रीजेनरेशन कर सकते हो, जिसका की ग्रेड है ए। जेनफाई बोलता है सब कुछ तो ठीक है, चलो मैं बॉस ने क्या क्या चीजें छोड़ के गया है वो चीज देखता हूँ। तभी हमें एक स्क्रॉल के बारे में बताया जाता है जो होता है बायोडिमोनिक प्रोफेशनल स्कूल, जिसका की ग्रेड है 1 लेवल। इससे तुम किसी जिंदा चीज को भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जिससे कि तुम्हें रिकवरी और भी ज्यादा जल्दी से होगा, मगर ये चीज ध्यान में रखना इससे तुम मॉन्स्टर में भी चेंज हो सकते हो। जेनफाई बोलता है इसके अंदर बेनिफिट भी है और बहुत ज्यादा रिस्क भी है, वैसे भी मेरे पास ब्लैक लाइट वायरस पहले से ही है तो इसकी मेरे को कोई जरूरत नहीं है। तभी हमें दूसरा चीज दिखाया जाता है जो होता है एक पोशन। इसको एक इवल बार सिर्फ जीवन में एक बार ही खा सकता है, इससे उस बंदे का शरीर बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। जेनफाई बोलता है ये वाला इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। जेनफाई उस पोशन को खा जाता है। सिस्टम बोलता है इस पोशन को खाने के कारण तुम्हारी स्ट्रेंथ 2 से प्लस हो जाता है, फिजिक्स 6 से
और एजिलिटी 3 से बढ़ जाता है। तभी हमें तीसरा चीज के बारे में सिस्टम में बताया जाता है, डी क्लास का आइटम सिर्फ लड़कियों के ही काम में आता है। जेनफाई बोलता है ज़ॉम्बियों को मारने के कारण भी मेरे को बहुत ज्यादा आइटम मिले थे। जेनफाई इन्वेंटरी को देख के बोलता है इधर सब कुछ बहुत ज्यादा कमजोर चीजें ही मेरे को मिला है, मगर इनमें से सिर्फ एक ही चीज मुझे अच्छा मिला है, जो है स्किल का बुक। सिस्टम में हमें स्किल बुक के बारे में बताया जाता है, जब भी तुम स्किल बुक को एक्टिवेट करोगे तभी कुछ देर के लिए तुम्हारा रीजनरेशन बहुत ज्यादा जल्दी से होने लगेगा, मगर 10 घंटे के बाद ये स्किल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चैन भाई बोलता है खत्म हो जाएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके बदले में मैं चैट रूम से कोई दूसरा चीज ले सकता हूँ। अब इधर से मुझे चला जाना चाहिए और जाके इस बॉस का बॉडी पार्ट लीडो को जाके देना चाहिए। लीडो का भी सोच भी नहीं सकता उसके टास्क को मैं इतना जल्दी खत्म कर लूंगा। तभी सिस्टम में मैसेज आता है क्या आप डंजन को छोड़ के जाना चाहते हैं? जेनफाई बोलता है नहीं, इधर पे कुछ तो गड़बड़ है। लीडो इधर पे आने का कोई ना तो कोई कारण होगा ही, बिना कारण से वो कभी भी इधर पे नहीं आएगा। उसने जाने से पहले बोला था मैं उसका अनएक्सपेक्टेड बोनस हूँ, उसका जरूर असली कारण होगा ये स्पेशल डंजन। अगर मैंने इस डंजन के अंदर कुछ नहीं देखा है तो वो है ये इंसिनरेटर का अंदर का जगह। जेनफाई अंदर जाते हुए देखता है एक बड़ा सा पाइपलाइन। जेनफाई बोलता है मुझे अंदर जाके देखना चाहिए, मुझे लगता है इधर जरूर कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट चीज होगा। तभी जेनफाई जंप करके उस पाइप के अंदर जाने लगता है। जेनफाई बोलता है ये पाइप सच में बहुत ज्यादा ही लंबा है। तभी जेनफाई सामने की तरफ देखता है, सामने की तरफ का रास्ता पूरी तरह से बंद होता है। जेनफाई बोलता है क्या सच में यहाँ पे कुछ भी नहीं है? तभी अचानक से दीवार को तोड़ के एक मास्क बाहर आता है। तभी जेनफाई अपने सारी शक्तियों को देके उस मास्क के ऊपर घुसा मारता है, मगर उस मास्क को कुछ भी नहीं होता। तभी सिस्टम में हमें इस मास्क के बारे में बताया जाता है, इस मास्क का ओरिजिन बिल्कुल अननोन है। इस मास्क के अंदर मिरेकलस फंक्शन और इफेक्ट है। जेनफाई बोलता है सच में यहाँ पे एक आइटम है, इसका नाम भी नहीं बताया गया है, ये जरूर एक SSS क्लास का फ्रेगमेंट होगा। ये चीज जरूर जी लोगों से रिलेटेड होगा। जी मतलब गॉड, तुम लोग समझ जाना, मुझे इन लोगों को गॉड बोलने में अच्छा नहीं लगता। जेनफाई बोलता है इसे ही जरूर लीडो खोज रहा होगा, मगर आज से तुम मेरे हो। तभी जेनफाई इंसिनरेटर के अंदर से बाहर आता है। लिन बोलती है सच में चेन भाई तुम बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली हो, मैंने तुम्हारा वीडियो देखा। जेनफाई पूछता है क्या तुम्हारे पास कॉपर कॉइन है? लिन बोलती है दूसरे लोग जब ज़ॉम्बी के साथ फाइट कर रहे थे तभी मैंने एक ज़ॉम्बी पे स्नीक अटैक करके उसे मार डाला था, उससे ही मुझे एक कॉपर कॉइन मिला था। जेनफाई सोचता है चलो मुझे देखना चाहिए मेरे पास कितने गोल्ड कॉइन हो चुके हैं, क्योंकि मेरे वीडियो का प्राइस था एक कॉपर कॉइन। बहुत सारे लोगों ने मेरा वीडियो जरूर देखा होगा। तभी जेनफाई के सिस्टम में बताया जाता है तुम्हारे पास 912 गोल्ड कॉइन है, 75 सिल्वर कॉइन है, 32 कॉपर कॉइन है। जेनफाई बोलता है अभी भी ये चीज पूरा नहीं हुआ, मेरे को 1000 गोल्ड कॉइन चाहिए जिससे कि मैं स्टोरेज को अनलॉक कर सकूं। हमें जेनफाई स्टोरेज के बारे में बताता है, स्टोरेज को यूनिवर्सल विल प्रोटेक्ट करता है, कोई भी आइटम कोई भी बंदा चोरी ना कर सके इसीलिए। तभी लिन बोलती है जेनफाई क्या हम लोग डोंगशंग विला एरिया पे जा रहे हैं जहाँ पे तुमने बोला था? जेनफाई बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, रात के टाइम पे बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है, हमें एक अच्छी सी जगह देके इस रात को बिताना पड़ेगा। लिन बोलती है हमारे यूनिवर्सिटी के सामने ही बहुत बड़े बड़े होटल है जहाँ पे हम लोग अच्छे से रात बिता सकते हैं। जेनफाई बोलता है ठीक है चलो मेरे को रास्ता दिखाओ। सीन शिफ्ट होके हमें जियांगचेन यूनिवर्सिटी के सामने वाला लव होटल दिखाया जाता है। एक रूम के अंदर जेनफाई बोलता है नहीं मेरे को ये कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। लिन बोलती है मुझे माफ करना, मेरे को लगा तुमने इस होटल को चूज किया ये सब देखने के लिए। जेनफाई बोलता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो, मगर मैं अभी नर्स का ड्रेस नहीं देखना चाहता। लिन बोलती है ठीक है मैं जाके कोई दूसरा कपड़ा पहन के आती हूँ। फिर लिंग जाके पुलिस की ड्रेस पहन के आती है। जेनफाई बोलता है नहीं इसे भी चेंज करो। फिर लिंग जाके टीचर का कॉस्ट्यूम पहनता है। जेनफाई बोलता है मेरे को जल्दी से जाके स्टोरेज का फंक्शन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तभी सिस्टम में मैसेज आता है कि तुमने सक्सेसफुली 1000 गोल्ड से स्टोरेज को खरीद चुके हो। अब कोई भी बंदा अपने एबिलिटी और स्किल से तुम्हारे आइटम को देख नहीं पाएगा, ये बिल्कुल प्राइवेट होगा तो ध्यान से इसका इस्तेमाल करिएगा। जेनफाई बोलता है तो सब कुछ ठीक हो चुका है, चलो जाके लीडो को बुलाते हैं। लीडो ने जो कॉइन जेनफाई को दिया था उससे जेनफाई लीडो को बुलाने लगता है। तभी लीडो वहाँ पे आते हुए बोलता है लिटिल गाय मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी मेरे को बुला लोगे, क्या तुमने मिशन को कंप्लीट कर चुके हो? फिर जेनफाई उस बॉस का बॉडी का पार्ट लीडो की तरफ फेंक के बोलता है हाँ मैंने कर लिया, तुम खुद ही देख लो। लीडो उस मॉन्स्टर का बॉडी का पार्ट देख के बोलता है इसे देख के लगता है तुमने बहुत पहले ही इसे मार डाला है, इसे देख के लगता है तुमने पिछले रात को इसे मार डाला था, मगर तुमने मेरे को क्यों नहीं बुलाया था तभी। मुझे लगता है तुम्हें अब उस स्क्रॉल की कोई भी जरूरत नहीं है। जेनफाई बोलता है इसका कारण है मैं उस रास्ते को खोज ही नहीं पा रहा था,
मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करता था, मगर तुमने क्यों मुझसे उस डंजन का डिफ़िकल्टी मुझसे छुपाया था। मैं जब उस डंजन के अंदर गया तभी मुझे पता चला उस डंजन का लेवल है नाइटमेयर। अगर मेरे पास कुछ ट्रिक नहीं होती तो मैं ज़रूर वहाँ पे मर जाता। लीडर बोलता है, लिटिल गाय, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, मगर ये भी तुम्हारा एक तरीके से परीक्षा थी। मैं कभी भी अपना सबसे कीमती चीज किसी ऐसे बंदे के हाथ में नहीं दे सकता जो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं हो। क्या तुम समझे? जेनफाई बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। आप मेरे को क्या रिवॉर्ड दोगे वो बताओ, और मुझे दूसरा कौन सा टास्क करना है वो बताओ। तो आज का लीडर बोलता है, रिवॉर्ड चूज करने के चॉइस मैं तुम्हें देता हूँ। तुम कौन सा रिवॉर्ड लेना चाहते हो, और अगला टास्क आखिरी टास्क होगा, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? जेनफाई बोलता है, सच में लीडो आप बहुत ज्यादा ही अच्छे हो। लीडो बोलता है, चलो बी रैंक का सबसे अच्छे क्वालिटी के आइटम में से तुम चुन लो। तभी लीडो अपने पास से बहुत सारे बी रैंक के आइटम को बाहर निकालता है। जेनफाई बोलता है, मैं इसे चुनता हूँ। लीडो बोलता है, ओ रिकवरी स्क्रॉल प्रोडक्शन ब्लूप्रिंट, तुम सच में बहुत ज्यादा ही समझदार हो और अपने गोल के ऊपर फुल चिंता करते हो। ठीक है, यह है तुम्हारा आखिरी टास्क। तभी सिस्टम में मैसेज आता है, लीडो ने तुम्हारे लिए SSS लेवल का टास्क अपॉइंटमेंट किया है, क्या तुम इसे लेना चाहते हो? इसके बदले में तुम्हें 2 SSS लेवल के प्रोफेशनल स्क्रॉल मिलेगा। तभी जेनफाई शॉक होके बोलता है, क्या 2 SSS लेवल के स्क्रॉल? सच में ये तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। जेनफाई लीडो को बोलता है, तुम जरूर जानते होगे जी लोग भी SSS लेवल के प्रोफेशन के साथ जन्म नहीं लेते। लीडो बोलता है, हाँ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरा खुद का पहला प्रोफेशन था A लेवल का, मगर मेरे अच्छे चीज एक अच्छे बंदे के पास ही जाना चाहिए, वरना ये सारे चीज बिल्कुल बेकार हो जाएगा। जेनफाई बोलता है, ठीक है, मुझे नहीं लगता मेरे पास कोई दूसरा चॉइस है, मैं तुम्हारे मिशन को एक्सेप्ट करता हूँ। सीन शिफ्ट होकर हमें जियांगचेन डोंगसोंग विला का एरिया दिखाया जाता है, जहाँ पे एक रैट मॉन्स्टर किसी इंसान को खड़ा होता है। ये एक लेवल 5 का म्यूटेंट रैट मॉन्स्टर है, जिसका की स्ट्रेंथ 18 है, एजिलिटी 20 है, फिजिक 19 है, एनर्जी 3 है। श्वानियार उस मॉन्स्टर को देख के बोलती है, ये पिछले वाले से भी बहुत ज्यादा बड़ा है, हमारे दोनों टीम को इस मॉन्स्टर ने अकेले ही पूरी तरह से खत्म कर चुका है। सोंग जीक्योंग बोलती है, इस मॉन्स्टर का एट्रीब्यूट हम लोगों से 3 से 4 गुना ज्यादा है। सोंग जीक्योंग अपने बंदे से बोलती है, हम लोग इस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, सब लोग जल्दी से पीछे हटो और इसको दूर से ही देखते रहो ये क्या करता है। तभी वो रैट मॉन्स्टर दीवार को तोड़ के उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। श्वानियार सोंग जीक्योंग को बचा लेती है। श्वानियार बोलती है, सिस्टर सोंग, आपको इधर से जल्दी से निकलना पड़ेगा। सोंग जीक्योंग बोलती है, पहले ही बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, ये मॉन्स्टर सच में बहुत ज्यादा ही तेज है। तभी वो मॉन्स्टर सोंग जीक्योंग और श्वानियार के ऊपर अटैक कर लेता है। तभी जेनफाई ऊपर से आके उस मॉन्स्टर के ऊपर एक लात मार देता है। सोंग जीक्योंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सोंग जीक्योंग बोलते हैं, चेन भाई तुम वापस आ चुके हो। जेनफाई बोलता है, मुझे देख के लगता है मैं बिल्कुल सही टाइम पे आ चुका हूँ। श्वानियार जल्दी से आदमियों को भेज के पूरे जगह को क्लीन कर दो, और जितने भी लोग इस बैटल के दौरान मरे हैं उन सबको अच्छे से कॉम्पेंसेट कर देना। और सोंग जीक्योंग तुम मेरे साथ वापस चलो और मुझे एक्सप्लेन करो सारे सिचुएशन को। सीन शिफ्ट होकर हमें सोंग जीक्योंग की विला का अंदर का एरिया दिखाया जाता है। जेनफाई बोलता है, जब तुम लोग सारे ज़ॉम्बियों के साथ लड़ाई कर रहे थे तभी ये म्यूटेंट रैट तुम्हारे ऊपर अचानक से हमला कर दिए, और इनका असली लोकेशन है विला का ईस्ट साइड पे। लीना बोलती है, मास्टर हमें माफ कर देना, ये मॉन्स्टर अचानक से अपीयर हो चुका था और इसने हमारे 6 वेयरहाउस को तबाह कर चुका है और 100 से भी ज्यादा कैजुअलिटी को सामने आया है। इधर पे ये सारी चीजों का लिस्ट है। जेनफाई बोलता है, ये सब कुछ देख के लगता नहीं है तुम लोग अच्छे से आराम भी किए हो, जाके पहले तुम लोग आराम कर लो और सारे म्यूटेंट रैट जो भी विला के सामने है मैं उन सबको खत्म कर दूंगा, और मैं ढूंढ लूंगा कहाँ पे ये सारे म्यूटेंट रैट आ रहे हैं। तभी सोंग जीक्योंग बोलती है, सच में तुम्हारे बातें सुन के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मगर अगर हम सब लोग रेस्ट करेंगे तो तुम्हें कंपनी कौन देगा, इसीलिए मैं किसी को तुम्हारे पास भेजना चाहती हूँ। तभी सोंग जीक्योंग बोलते हैं, लिंग यू तुम अंदर आ जाओ। हम लोग जब विला का एरिया में सारे ज़ॉम्बियों को क्लियर कर रहे थे तभी हमने लिंग यू को बचाया था, मैं बहुत पहले से ही लिंग यू को जानती हूँ। लिंग यू लॉ की पढ़ाई करी है, ये तुम्हारी मदद कर सकता है रूल्स के बारे में बातें जानने में, और लिंगयू तुम्हारे लोगों में से एक बननी चाहती है। जेनफाई बोलता है, ठीक है, लिंगयू को छोड़ के तुम सारे लोग जाके आराम करो।
लिन यू बोलती है अगर तुम्हें कुछ भी मेरे से चाहिए तो तुम बता सकते हो, मैं सब कुछ करूँगी। जेनफाई बोलता है मैंने सुना कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे से बोल लेती हो और तुम्हारी जीभ बहुत ज़्यादा ही शार्प है, चलो मुझे ये चीज़ को एक्सपीरियंस करने दो। लिंग यू बोलती है ठीक है, उसके बाद जो होता है तुम लोग समझ जाओ। फिर काम खत्म होने के बाद लिंग यू बोलती है रिवार्ड के लिए आपका शुक्रिया मास्टर, अभी भी चाट रही है। जेनफाई बोलता है तुम्हारे सच में टेक्निक बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, मैं सेटिस्फाई हो चुका हूँ। फिर जेनफाई खिड़की के पास जाके लिंग यू को बोलती है तुम इधर पे आओ, चलो तुम मेरे को कुछ ऐसे रूल बताओ जिसकी ज़रूरत है इस सेटलमेंट के एरिया पे। लिंग यू खिड़की के पास जाके उल्टा होके बोलती है मास्टर प्लीज़। जेनफाई बोलता है प्लीज़ से तुम्हारा क्या मतलब, और इस पोजीशन में तुम क्यों हो, क्या तुमने नहीं सुना मैंने तुम्हें क्या बोला? लिंग यू बोलती है मुझे माफ़ कर देना, मैंने नहीं सुना, ये ज़रूर मेरे बी लेवल स्किल के कारण होगा जो है फोकस। इस स्किल के कारण मेरे सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मेरे चाहने की भी क्षमता बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है, और ये स्किल दुनिया के बाकी सारी चीज़ों को मेरे दिमाग में आने से रोक देती है। जेनफाई बोलता है मैं तुम्हें इसीलिए इधर पे बुलाया, इधर से डोंगशुआन के तीनों जगह पे तुम देख सकते हो, ये विला माउंटेन के ऊपर है, मैं चीज़ कर दूंगी, क्या तुम्हारा और कोई रिक्वेस्ट है? जेनफाई बोलता है हाँ मेरा एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है, मैं तुम्हारे एबिलिटी के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहती हूँ, मैं देखना चाहता हूँ जब तुम्हारे फीलिंग पूरी तरह से एक ही जगह के ऊपर कंसंट्रेट करने लगे। लिंग यू शर्माते हुए बोलती है ठीक है। लिंग यू फिर से खिड़की के पास जाके उल्टा होके बोलती है मैं तैयार हूँ। पूरी रात भर प्यारे प्यारे आवाज़ आने लगता है रूम से। तो आज का है। फिर सुबह हो जाता है, फिर हमें जेनफाई को और सारे बंदे को एक जगह पे दिखाता है। जेनफाई बोलता है पिछले दिन के रिसर्च के बाद मुझे पता चला इस जगह से सारे म्यूटेंट रैंट आए हैं। सच में जेनफाई ने पिछले रात को बहुत ज़्यादा ही रिसर्च की है। जेनफाई उस टनल के अंदर घुसते हुए बोलता है मैं तो ये पूरे टनल को अकेले ही क्लियर कर सकता था, मगर मैं चाहता हूँ तुम लोग भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जिससे कि मेरे बिना होते हुए भी तुम लोग विला को प्रोटेक्ट कर सको, इसीलिए मैं तुम लोगों को चूज़ किया हूँ इधर पे ला के तुम्हारा लेवल अप करने के लिए। क्या तुम लोग तैयार हो? सब लोग घुटने पे आके बोलता है हाँ मास्टर हम लोग तैयार है। जेनफाई बोलता है तुम लोग जल्दी से खड़े हो जाओ, और इतने सारे लोग मुझे एक साथ में मास्टर बोल रहे हैं, ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, आपसे तुम लोग मेरे को ब्रदर बाय बुलाना। सारे लड़के बोलते हैं ठीक है ब्रदर बाय। फिर हमें दिखाया जाता है रास्ते को नेट से रोक के रखा है। जेनफाई उस नेट को तोड़ते हुए बोलता है चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। तभी सिस्टम में मैसेज आता है तुमने एक स्पेशल मिशन को ट्रिगर किया है जिसका की नाम है स्वेयर होस्ट। जेनफाई बोलता है क्या स्पेशल मिशन, क्या तुम लोगों को भी मिला है? सोंग जीक्योंग बोलती है हाँ मेरे को भी एक मिला है। शुआनियर बोलती है मेरे को भी मिला है। इस मिशन का रिक्वायरमेंट है सारे म्यूटेंट रैट को मार डालो और म्यूटेंट रैट के किंग को भी मार डालो, और कहाँ से ये सारे म्यूटेंट रैट आ रहे हैं इसका पता भी कर लो, और रिवॉर्ड तुम्हें मिशन के खत्म होने के बाद मिलेगा। एक दूसरा बंदा बोलता है ब्रदर भाई हमें भी सारे सेम मिशन ही मिले हैं। तभी सोंग जीक्योंग बोलती है सच में ये जगह तो बहुत ज्यादा ही अंधेरा है, अच्छा हुआ हमने पहले से ही लाइट का इंतजाम किया था। तभी जेनफाई सबको रोकते हुए बोलता है तुम लोग यहीं पे ही रुक जाओ, सब लोग ध्यान से, वो लोग आ रहे हैं। तभी सामने से बहुत सारे रैट के झुंड उनके ऊपर अटैक करने आता है। जेनफाई रेडी होके बोलता है सच में यहाँ पे तो बहुत सारे हैं। तभी सब लोग जाके म्यूटेंट रैट को मारने लगते हैं। एक बंदा बोलता है मुझे एक रैट का चमड़े का इक्विपमेंट मिला यहाँ पे। सोंग जीक्योंग बोलते हैं हमने इस जगह के सारे म्यूटेंट रैट को मार चुके हैं। तभी एक बंदा बोलता है सामने की तरफ देखो फिर से वो लोग आ रहे हैं, मगर इस बार सिर्फ एक ही म्यूटेंट रैट आ चुका है। सोंग जीक्योंग बोलती है क्या सिर्फ एक, मैं इसे देखती हूँ। जेनफाई बोलता है उससे लड़ने से पहले अपना स्काउटिंग स्किल का इस्तेमाल कर लो। फिर सोंग जीक्योंग अपने इनसाइड क्रिस्टल की स्किल का इस्तेमाल करती है। सोंग जीक्योंग उस मॉन्स्टर का स्टैट देख के डर जाती है, बोलती है क्या लेवल 7 का बॉस मॉन्स्टर, मैं इसका कोई स्पेशल एट्रीब्यूट नहीं देख सकती, मगर इसका स्ट्रेंथ है 30, इसका एजिलिटी है 40। फिर जेनफाई पीछे से जाके उस रैट के ऊपर अटैक करने लगता है। सोंग जीक्योंग बोलती है चैन भाई देख के। जेनफाई जाके उस रैट बॉस मॉन्स्टर को एक ही अटैक में मार डालता है। बॉस रैट को मारने के कारण जेनफाई को जूता मिलता है। सिस्टम में इस जूते के बारे में बताया जाता है पूरे सेट के अंदर से तुम्हें सिर्फ एक ही पार्ट मिला है, जब भी तुम इसे पहनोगे तुम्हारे एजिलिटी 5 से बढ़ जाएगा, और जब भी कोई बंदा तुम्हारे ऊपर पॉइजन से अटैक करेगा उस पॉइजन का इफेक्ट तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा कम होगा, और इस जूते को जब भी तुम पहनोगे तुम्हारे सारे एट्रीब्यूट में 1 प्लस हो जाएगा।
इस पूरे सेट को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें और भी 4 आइटम की ज़रूरत है। जेनफाई बोलता है क्या म्यूटेंट रैट के किंग को मारने के बाद भी सिर्फ एक ही इक्विपमेंट मुझे मिला। जेनफाई जूते को पहनते हुए बोलता है वैसे तो इस जूते का ग्रेड बहुत ज़्यादा ही कम है, मगर जब मैं सारे आइटम को कलेक्ट कर लूँगा तब ये जूता बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली हो जाएगा। तो हमने तो म्यूटेंट रैट किंग को मार चुके हैं, अब सिर्फ एक ही काम करना बाकी है, कहाँ से ये म्यूटेंट रैट हुए हैं वहाँ पे जाके ढूंढने का। सॉन्ग जिक्योंग बोलती है हमने पहले ही 5 पाइप को देख चुके हैं मगर एक भी रैट नहीं मिला। जेनफाई उनको रोकते हुए बोलता है यहाँ पे ही रुक जाओ। तभी जेनफाई आगे जाते हुए सिस्टम में मैसेज आता है तुमने पहली बार स्पर प्लग वायरस को एब्जॉर्ब किया है इसीलिए तुम्हें 10 वायरस पॉइंट मिलता है। फिर दूसरा सिस्टम में मैसेज आता है तुमने पहली बार बोन स्पर प्लग वायरस को एब्जॉर्ब किया है इसके लिए तुम्हें 23 वायरस पॉइंट मिलता है। ऐसे करके बहुत सारे सिस्टम में मैसेज आता है। जेनफाई सोचता है पाइप के अंदर वायरस होना बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल है, मगर मैंने जो वायरस को अभी एब्जॉर्ब किया ये सारे ट्रायल के शुरुआत में दुनिया पे नहीं पाए जाते थे। तो ये सब को देख के लगता है मैं जिस जगह को ढूंढ रहा था वो जगह मेरे सामने ही है। जेनफाई सॉन्ग जिक्योंग को बोलता है तुम सारे लोग वापस चले जाओ, तुम लोग इससे आगे नहीं जा सकते। फिर जेनफाई आगे की तरफ जाते हुए बोलता है सच में ये तो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार है, मैं जितना जल्दी सामने की तरफ जाता हूँ मुझे उतना ही जल्दी से वायरस पॉइंट मिलता है। मैं तो सिर्फ ये देखने के लिए उत्सुक हूँ जब मैं उस जगह पे पहुँच जाऊँगा तो मेरा ग्रोथ कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। लगता है यही है आखिरी जगह, सच में ये जगह तो मेरे लिए हेवन की तरह है। फिर हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, पता नहीं इसे बांधा हुआ है या क्या कुछ और। जेनफाई बोलता है क्या एक कॉर्प्स मॉन्स्टर, क्या यही है वायरस का सोर्स? जितना मेरे सिस्टम में मुझे बता रहा है ये ज़रूर इस स्क्रॉल के कारण होगा जहाँ से सारे मेरे को वायरस पॉइंट मिल रहा है। फिर जेनफाई उस स्क्रॉल को ओपन करते हुए बोलता है क्या वायरस कल्ट, मेरे पिछले ज़िंदगी में मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना था, मगर कुछ भी हो जाए अगर मैं इसके अंदर से सारे वायरस को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो सच में मेरे पावर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। फिर अचानक से जेनफाई के हाथों में कुछ होने लगता है। जेनफाई बोलता है ये सब कुछ क्या हो रहा है? सिस्टम बोलता है तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने स्पेशल मिशन को कंप्लीट कर चुके हो, इसके बदले में तुम्हें 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और तुम्हें एक रैंडम रिवॉर्ड मिलता है जिसका कि नाम है वॉल ऑफ फ्लैश। फिर अचानक से जेनफाई के हाथों में कुछ आने लगता है। सिस्टम में मैसेज आता है तुम्हें सील ऑफ प्लग मिल चुका है, इससे तुम प्रूफ कर सकते हो तुम एक कोर मेंबर हो प्लग कल्ट का। जेनफाई बोलता है क्या सील ऑफ प्लग? तभी सिस्टम में मैसेज आता है तुमने एक स्पेशल मिशन को ट्रिगर किया है जो है SSS लेवल का प्लग कल्ट के रिलेटिव। सिस्टम हमें बताता है प्लग कल्ट असल में जी लोगों के लिए सेक्रीफाइस होते थे, वहाँ पे बहुत सारे अनगिनत ट्रेजर वहाँ पे है उस दुनिया के अंदर, वो लोग सिर्फ अपने जी प्रोफेसी को खोज रहे हैं। प्लग कल्ट के किताबों में लिखा है एक दिन उनका जी आएगा और आके उन सबको बचाएगा। अगर तुम्हारे पास सील ऑफ प्लग होगा तो तुम 1 के किताबों में लिखे हुए जी बन सकते हो। क्या तुम बनना चाहोगे? क्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है जाके वहाँ पे फ्लॉग बैनर को ढूंढो, मिशन का रिवॉर्ड अभी अननोन है। जेनफाई बोलता है ये मिशन जी लोगों के अथॉरिटी के साथ रिलेटेड है, अगर मैं जी ऑफ प्लग बन जाता हूँ तो मैं हिलाइस के साथ आराम से फाइट कर सकता हूँ। प्लग बिंगर मैं जरूर तुम्हें ढूंढ लूँगा। फिर अचानक से जेनफाई के सामने डंजन का गेट अपेयर होने लगता है। सिस्टम में मैसेज आता है इस डंजन का डिफिकल्टी है हेल लेवल, प्लग सिवियर डंजन जनरेट होने लग चुका है, 30 दिन के बाद तुम इसके अंदर जा सकते हो। जेनफाई बोलता है हेल लेवल ये पिछले वाले कोल्ड इंसनरेटर डंजन से ज़्यादा शक्तिशाली है और इस डंजन को शुरू होने में 30 दिन का वक्त लगेगा, तो मैं 30 दिन के बाद इस डंजन को देखने के लिए आ जाऊंगा। ज़रूर ये डंजन बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली होगा। जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था अचानक से एक डंजन ओपन होने लगता है। जेनफाई बोलता है इस डंजन को ओपन होने में 30 दिन लगेगा, 30 दिन के बाद मैं इस डंजन के अंदर आऊंगा। फिर 30 दिन के बाद हम देखते हैं सॉन्ग जिक्योंग बोलती है यह डंजन पूरी तरह से तैयार हो चुका है, इसका नॉर्मल डिफिकल्टी के अंदर जाने का रिकमेंडेशन है 1 से लेकर 10 लेवल तक, और इस डंजन के अंदर एक दिन में सिर्फ तुम 3 बार ही जा सकते हो। फिर जेनफाई पीछे से बोलता है क्या लेवल 1 से लेकर 10 तक ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही जगह है लेवल अप करने के लिए। सॉन्ग जिक्योंग बोलती है क्या तुम वापस आ चुके हो? मैंने लोगों को भेज चुका हूँ सब लोगों को यहाँ पे लाने के लिए। इस डंजन के अंदर एक दिन में सिर्फ 3 बार ही जा सकते हैं, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। फिर 20 मिनट के बाद जेनफाई बोलता है
स्वेयर डंजन इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए हम 4 से 8 लोग अंदर जाएंगे। हमेशा याद रखना, जीवन पहले प्रॉफिट बाद में। ठीक है, पहले तुम तीनों लोग मेरे साथ चलोगे। याद रखना, मैं उधर पे जाके कुछ भी नहीं करूँगा, सब कुछ वहाँ पे जाके तुम्हें ही करना पड़ेगा। अगर कुछ जरूरी हो तभी मैं मदद करूँगा। सारे लड़कियाँ बोलती है ठीक है ब्रदर भाई। जेनफाई बोलता है ठीक है, जल्दी से अपना ग्रुप बना लो और ज्वाइन हो जाओ मेरे चैट ग्रुप में। सिस्टम में मैसेज आता है, तुम लोगों को इनवाइट किया है इवोल्वर नंबर 001 बाय अपने चैट ग्रुप व्हाइट एम्पायर पैलेस में। सोंग जी-क्योंग शौक होके बोलते हैं क्या नंबर 001? जेनफाई बोलता है इसमें चौंकने की कोई भी बात नहीं है, ये नंबर सिर्फ कौन पहले इवॉल्व हुआ है उसका ही है। सोंग जी बोलती है जेनफाई मेरे को तुम्हारे चैट ग्रुप का इनविटेशन नहीं मिला। जेनफाई बोलता है कारण मैंने तुम्हें इनवाइट ही नहीं किया, ये मेरा हैरम है, मेरा सिर्फ लॉयल और कैपेबल पीपल ही मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। कोई डरपोक लड़की नहीं हो सकती जो एक ज़ॉम्बी को देख के भी डर चुकी थी। सोंग जी बोलती है तुम्हें लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, मैं अभी बड़ी हो चुकी हूँ। फिर जेनफाई अपने पास बहुत सारे आइटम बाहर निकल के बोलता है ठीक है, इनमें से एक आइटम लेके मेरे को प्रूफ कर दो कि तुम बड़ी हो चुकी हो, जाके अकेले ही एक मॉन्स्टर को मार डालो। फिर सीन शिफ्ट होके हमें स्वेयर डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ रैट मॉन्स्टर होते हैं। सोंग जी अपने हाथों पे खंजर पकड़ के बोलती है मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए, मैं ये चीज़ अकेले ही कर सकती हूँ। जेनफाई लीना से पूछती है तुम्हारा टैलेंट और सोंग जी का टैलेंट मेरे को अभी तक नहीं पता है। लीना बोलती है मेरा टैलेंट है इल्यूशन क्रिएट करना, बी रैंक का टैलेंट, मैं जो भी सोचती हूँ वो चीज़ मैं बना सकते हूँ, मगर इसका कोई असली फाइट में ज़्यादातर काम नहीं है। और सोंग जी का टैलेंट है सी रैंक का, जो है प्राकृतिक योग्यता और अनुभव को 50% तक तेज कर देता है। जेनफाई बोलता है योग्यता को बढ़ाने वाला टैलेंट, ये भी तुम्हारे जैसा कॉम्बैट में ज़्यादा काम नहीं आएगा। फिर सोंग जी बोलती है यह कैसा है, मैंने अकेले ही 3 रैट मॉन्स्टर को मार डाला, ये 3 रैट मॉन्स्टर एक ज़ॉम्बी से बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली थे। जेनफाई बोलता है इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था, तुमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है मेरे हैरम का पार्ट बनने में। सोंग जी शर्माते हुए बोलती है कौन तुम्हारे हैरम का पार्ट बनना चाहती है, मैं तो सिर्फ अपने आप को प्रूव करना चाहती थी। जेनफाई बोलता है मैं तुम्हारे चॉइस को सम्मान करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें इनविटेशन नहीं भेजूंगा। सोंग जी बोलते हैं रुको ज़रा। जेनफाई बोलता है किस लिए? सोंग जी बोलते हैं कुछ भी नहीं, मेरे को ज्वाइन करना है, क्या मैं ज्वाइन नहीं कर सकती? जेनफाई बोलता है लगता है अभी तक तुम्हारा मन नहीं है, ठीक है मैं तुम्हें नहीं भेजता। सोंग जी शर्माते हुए बोलती है तुम्हें तो। सोंग जी बोलते हैं मास्टर आप उसे टीज करना बंद कर दीजिए, वो सुबह के कारण थोड़ी सी गुस्सा है, उसकी जगह पे किंग लिंक्यू को क्यों भेजा? जेनफाई बोलता है तुम्हारे मॉम के कारण मैं तुम्हें इनविटेशन भेज रहा हूँ। सिस्टम में मैसेज आता है इवॉल्वर नंबर डैश 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 सोंग जी तुम्हारे ग्रुप में ज्वाइन हो चुकी है। सोंग जी ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सोंग जी दौड़ते हुए बोलती है मैं जाती हूँ, जाके और भी मॉन्स्टरों को मारती हूँ। जेनफाई बोलता है सच में अभी तक लिटिल प्रिंसेस बहुत ज़्यादा ही छोटी है। जेनफाई दिमाग का बात कर रहा है, बाकी सारे चीज़ें ठीक है। सोंग जी बोलती है वो सिर्फ ज़्यादा बोलना पसंद करती है, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, थोड़ा सा रुको, हमें इस डंजन को ख़त्म होने के बाद विला के अंदर जाते हैं, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ वो तुम्हें ज़रूर अपना डैडी बुलाएगी। जेनफाई बोलता है सच में तुम बहुत ज़्यादा ही चालाक हो। सोंग जी अपना आधा ही दिखाते हुए बोलती है इस दुनिया में जीने के लिए तुम्हें चालाक बनना पड़ेगा। यह दुनिया सोंग जी के लिए पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, जो कभी भी अपने ज़िंदगी में सफ़र नहीं की है। अगर उसके पास तुम्हारे जैसा डैडी होगा तो उसको और क्या ही चाहिए होगा। सीन शिफ्ट होके एक लग्जरी होटल में देखते हैं जहाँ पे एक लड़की नहा रही होती है। वो बोलती है सच में कितना ज़्यादा आरामदायक है, सच में बहुत ज़्यादा शुक्रिया ग्रुप लीडर का जिसने हमें पहले ही सब कुछ के बारे में बता दिया था, इसके लिए हम लोग इतने अच्छे से जी पा रहे हैं। फिर सिस्टम में मैसेज आता है ग्रुप लीडर बाय के टीम ने पूरे डंजन को क्लियर किया है, उसका वीडियो अपलोड किया है, क्या तुम देखना चाहते हो? वीडियो को देखने का प्राइस है 10 कॉपर कॉइन। वही लड़की बोलती है क्या ग्रुप लीडर ने फिर से एक डंजन को क्लियर किया है? सच में मैंने कभी भी एक डंजन को नहीं देखा है, सच में ये बहुत ज़्यादा ही कमाल का है। क्या 10 कॉपर कॉइन? सच में मैं बहुत जल्दी बैंकक्रप्ट होने वाली हूँ। फिर हमें वीडियो के अंदर दिखाया जाता है जेनफाई के पूरे टीम में जिनका कि सबका फेस ढका हुआ है। वही लड़की बोलती है उधर पे इतने सारे लड़कियां क्या कर रही है। फिर सीन शिफ्ट होके हमें दूसरे बंदे का सीन दिखाया जाता है जो भी जेनफाई का वीडियो देख के बोलता है ये लड़कियां सच में बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड है, मगर इतने भी ज़्यादा नहीं कॉम्बैट में। मुझे देखना है जेनफाई की फाइट
जल्दी से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दो। सीन शिफ्ट होके और एक बंदे को देखते हैं जो बोलता है बॉस आ चुका है। बॉस को देख के लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस बार ज़रूर बॉस भाई फाइट करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होके 3 बंदे को देखते हैं। उनमें से एक बंदा गाली देते हुए बोलता है स्टन बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल है। दूसरा बंदा बोलता है हमारी किस्मत खराब है कि हमें एक भी डंजन नहीं मिला, वरना वो बंदा कभी भी हमारे एस रैंक के टॉम से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होगा। टॉम बोलता है नहीं, वो बंदा मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली है, उसने अपने एक ही अटैक में बॉस मॉन्स्टर को मार चुका है। फिर से हमें पहले वाली लड़की बोलती है बॉस मॉन्स्टर 10 लेवल का था। सच में ग्रुप लीडर बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली है और उनके फाइट का मेथड से वो लड़कियां भी बहुत अच्छे से लड़ाई कर पा रही है। फिर वो लड़की कुछ और करते हुए बोलती है काश मैं ग्रुप लीडर के सिटी में होती तो मैं भी उन लड़कियों के साथ कमांड दे पाती। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें जेनफाई की तरफ दिखाया जाता है। जेनफाई बोलता है तुम और लिंगी जाके जितने सारे लोग डंजन से लो लेवल के इक्विपमेंट लाए हैं वो सबको ट्रेड करने में मदद करो। सॉन्ग जीक्योंग बोलती है ठीक है, क्या कोई और ऑर्डर है हमारे लिए? जेनफाई बोलता है हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, तुम जरूर ये सारी चीज़ों की ज़रूरत समझ पाओगी। सॉन्ग जी क्या बोलते हैं मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये बॉल तुम जितना ज़्यादा ब्लड और फ्लैश खिलाओगे ये उतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। अगर तुम इससे कोई भी वॉल बनाओगे तो वो वॉल बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली होगा। फिर सॉन्ग जी क्यों स्क्रॉल को उठाते हुए बोलती है ये स्क्रॉल तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, ये बहुत जल्दी बिक जाएगा जियांगचेन सिटी में। ये स्क्रॉल किसी का जिंदगी भी बचा सकता है। अगर तुम्हें याद ना हो इस स्क्रॉल में जेनफाई को मिला था, इसका एबिलिटी था जब भी कोई बंदा इसे इस्तेमाल करेगा उसका 3 से एट्रीब्यूट सारे बढ़ जाएंगे 10 मिनट के लिए, उसके बाद ये स्क्रॉल परमानेंटली काम नहीं करेगा। फिर सॉन्ग जी क्यों उसी कपड़े को दिखाते हुए बोलता है क्या इससे तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और तुम किसी दूसरे का भी अपीयरेंस ले सकते हो। जेनफाई बोलता है क्या यह चीज़ वो दोनों चीज़ों से काम इम्पोर्टेंट है। सॉन्ग जी क्यों बोलती है ऐसा कैसा हो सकती है, ये सब चीज़ों के तुम असली ओनर हो, इन सारे चीज़ों से ज़्यादा तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। जेनफाई बोलता है मुझे उतना लड़कियों के कपड़ों के बारे में नहीं पता, मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरे को बिल्कुल सरप्राइज कर दोगी। सॉन्ग जी क्यों बोलती है सरप्राइज तो है मगर मैं अकेले नहीं हूँ, तुम्हें मैं प्रॉमिस करती हूँ सॉन्ग जी आज तुम्हें ऑफिशियली अपना डैडी बुलाएगी। मैं जाती हूँ जाके सॉन्ग जी को कपड़े पहनाती हूँ। मालूम ना। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम एक कैट गर्ल को देखते हैं। ये और कोई नहीं है लिंग ग्यू है, जिसे जेनफाई अपने गोद में उठा के बेड के ऊपर रखता है। बेड के ऊपर हम और भी लड़कियों को देखते हैं जिनके साथ जेनफाई ने बहुत ज़्यादा किया होगा। हमें क्या, हम तो सिर्फ देख ही सकते हैं। फिर सिस्टम में मैसेज आता है कि तुमने प्लग इक्विपमेंट का दूसरा सेट भी पहन चुके हो, इसके लिए तुम्हारे सारे एट्रीब्यूट में 5 से बढ़ जाएंगे। जेनफाई बोलता है आज 3 बार स्वेयर डंजन में रेड करने के बाद सिर्फ एक ही आइटम मेरे को मिला प्लग सेट का। अगर याद नहीं हो जेनफाई को पहले रैट के किंग को मारने पे जूता मिला था और ऐसे और भी 3 आइटम है जिसको पाने के बाद जेनफाई का पूरा कलेक्शन पूरा होगा। जेनफाई बोलता है अगर 3 बार स्वेयर डंजन में रेड करने के बाद एक आइटम मिलता है तो मेरे को और भी 3 दिन लग जाएंगे पूरे सेट को कलेक्ट करने में। फिर सिस्टम में मैसेज आता है चैट ग्रुप 001 में तुम्हारे साथ ड्रीमी नाम की कोई प्राइवेट चैट करने चाहती है। जेनफाई अपने रूम में आके दरवाजे को बंद करके बोलता है क्या ड्रीमी? फिर ड्रीमी मैसेज करता है ग्रुप लीडर मैंने आपकी पूरी वीडियो देखी जहाँ पे आप सारे लड़कियों को बहुत अच्छे से गाइडेंस दे रहे थे उनके टैलेंट के बेस पे। मेरा भी टैलेंट कॉम्बैट में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्या आप मेरे को भी थोड़ा सा गाइडेंस दे सकते हैं? जेनफाई कमेंट करके बोलता है मैं तुम्हें तभी गाइडेंस दे सकता हूँ जब मुझे तुम्हारे टैलेंट के बारे में कुछ पता होगा। अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास करती हो तो अपने टैलेंट के बारे में डिटेल्स मेरे को भेजो, मैं उसे देख के तुम्हारी मदद करूँगा। फिर से जेनफाई मैसेज करके बोलता है अगर तुम्हें प्रॉब्लम है अपने टैलेंट को मेरे को बताने में तो तुम मुझे सिर्फ अपने एट्रीब्यूट के डिटेल्स ही भेज दो, वो भी चलेगा, मगर मैं इससे तुम्हारा ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊँगा। यह है ड्रीमी, इसका पीछे से देख के तुम लोग समझ ही गए होंगे ये कौन सी लड़की है। ड्रीमी रिप्लाई दे के बोलती है नहीं बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, अगर मेरे टैलेंट के डिटेल्स बोलने पे मेरी मदद हो सकती है तो मैं अभी आपको भेजती हूँ। देखो भाई लोग ड्रीमी और जेनफाई बहुत अच्छे से चैटिंग कर रहे हैं, तुम लोग भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना वीडियो पे। जेनफाई बोलता है मेरे पिछले ज़िंदगी में ड्रीमी नाम की कोई किसी के भी बारे में मैंने नहीं सुना था, मगर ये पियोनर है, इसका मतलब ये ज़रूर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगी। पियोनर का मतलब है जो लोग ट्रायल से पहले अवेकन हुए थे।
जेनफाई ड्रीमी का टैलेंट देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है। जेनफाई बोलता है, क्या SSS लेवल का इनफाइनाइट ग्रोथ टैलेंट? इतना अच्छा टैलेंट होने के बाद भी मैंने अपने पिछले जिंदगी में इसके बारे में नहीं सुना। इसका मतलब ये जरूर मार चुकी होगी। जेनफाई फिर मैसेज करते हुए बोलता है, SSS लेवल टैलेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्या तुम अपने टैलेंट का इफेक्ट और स्किल के बारे में मुझे कुछ बताओगी? ड्रीमी बोलती है, ठीक है। फिर ड्रीमी बोलती है, मेरे एबिलिटी का नाम है ड्रीम बटरफ्लाई। मेरे एबिलिटी से मैं अपने ड्रीम की दुनिया बना सकता हूँ जो इस दुनिया जैसा ही होगा, और मैं अपने एबिलिटी से किसी दूसरे के ड्रीम के दुनिया में भी जा सकती हूँ, और मैं ड्रीम के दुनिया से भी कुछ बाहर में ला सकती हूँ, और मैं अपने ड्रीम वर्ल्ड को किसी भी तरह का चीज बना सकता हूँ, मगर अभी मैं बहुत ज्यादा काम बना सकता हूँ, और मैं अपने ड्रीम वर्ल्ड में किसी बंदे को लेके भी आ सकता हूँ, मगर उसके लिए मुझे ड्रीम टोटेम की जरूरत पड़ती है। मुझसे जितना हो सके मैं उतना आसानी से तुम लोगों को बताने की कोशिश किया। मैं आशा करता हूँ तुम लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे तो कमेंट कर देना, मैं तो वेला बेटा ही हूँ तुम लोगों को रिप्लाई देने के लिए। जेनफाई बोलता है, जब तक इस लड़की का शरीर किसी को नहीं मिल जाता तब तक ये लड़की बिल्कुल इनविंसिबल है इस दुनिया में। फिर से ड्रीमी मैसेज करते हुए बोलती है, मैंने फोटो के साथ एक ड्रीम टोटेम आपको भेज चुकी हूँ, उसको लेके आप मेरे ड्रीम वर्ल्ड में आ जाइए। जेनफाई बोलता है, मैं उधर पे आने के लिए तुम्हारे साथ एग्री नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं है उधर पे मेरे साथ क्या हो जाए। ड्रीमी बोलते हैं, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। अगर आप चाहे मैं आपके साथ इवॉल्वर कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकती हूँ। जेनफाई मैसेज करते हुए बोलता है, तुम्हें ड्रीम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता है ना? उसे यूनिवर्स की विल प्रोटेक्ट करता है और उसका कॉस्ट है 10 गोल्ड कॉइन। अगर तुम्हारे पास 10 गोल्ड कॉइन है तो तुम्हें फिर मेरे से कॉम्बैट की लेसन लेने की क्या जरूरत है? ड्रीमी मैसेज करते हुए बोलती है, मैं जिस मॉन्स्टर को ड्रीम वर्ल्ड में मारती हूँ वो मॉन्स्टर रियल दुनिया में भी मार जाता है, इसीलिए मेरे पास बहुत सारे गोल्ड कॉइन पड़े हैं। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको 2 चीज दे सकती हूँ। उसमें से एक चीज है स्पिरिचुअल परसेप्शन, दूसरी चीज है D लेवल की स्किल बुक। जेनफाई सोचता है, सच में कितना ज्यादा पावरफुल एबिलिटी है, मेरे वायरस किंग के एबिलिटी से भी बिल्कुल भी कम नहीं है। फिर ड्रीमी मैसेज करते हुए बोलती है, प्लीज आप मान जाइए। वैसे तो मैं अपने ड्रीम वर्ल्ड में बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली हूँ, मगर असली जिंदगी में मैं बहुत ज्यादा ही कमजोर हूँ। जेनफाई बोलता है, सच में ये बिल्कुल राइट है, इसका एबिलिटी इसको बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली तो ड्रीम वर्ल्ड में देती है, मगर असली जिंदगी में इसका मारना एक नॉर्मल इंसान को मारने जैसा होता है। ये सच में इसके एबिलिटी का सच में बहुत ज्यादा ही बड़ा वीकनेस है। जेनफाई मैसेज करते हुए बोलता है, ठीक है मेरे को इवॉल्वर कॉन्ट्रैक्ट भेजो। जेनफाई बोलता है, अगर वो मेरे इवॉल्वर कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देती है तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। इतना ज्यादा पावरफुल टैलेंट को मैं अपने लिए यूज कर सकता हूँ। फिर सिस्टम में मैसेज आता है, इवॉल्वर ड्रीमी तुम्हें इवॉल्वर कॉन्ट्रैक्ट भेजी है, क्या तुम जाना चाहती हो? ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 24 घंटे के लिए वैलिड रहेगा। जेनफाई बोलता है, हाँ मैं एग्री करती हूँ। फिर जेनफाई अपने बेड पे जाके सोते हुए बोलता है, ड्रीम टोटेम तुम्हें सोने में मदद करता है। जेनफाई सोते हुए बोलता है, अगर इसका एबिलिटी इवॉल्व हो जाएगा तो मैं सोच भी नहीं सकता ये कितनी जल्दी पावरफुल हो जाएगी। फिर हमें ड्रीमी के ड्रीम वर्ल्ड में जेनफाई को दिखाते हैं। ड्रीमी बोलती है, हेलो ग्रुप लीडर ब्रदर बाय, मेरा असली नाम है मैंग मैंग, मैंने ही आपके साथ इवॉल्वर कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। जेनफाई बोलता है, क्या यही है तुम्हारा ड्रीम वर्ल्ड? ये इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है कॉम्बैट ट्रेनिंग करने के लिए। मिंग मिंग अपने डॉल को रखते हुए बोलती है, नहीं यहाँ पे नहीं। फिर मिंग मिंग एक पोर्टल को ओपन करते हुए बोलती है, मैंने एक पूरा जिम को क्लियर किया है हमारे ट्रेनिंग के लिए। फिर जेनफाई बाहर में देख के शॉक हो जाता है कि पूरा बड़ा शहर मिंग मिंग अपने ड्रीम के मदद से कंट्रोल करती है। जेनफाई बोलता है, क्या ये तुम्हारा जिम है? सच में तुम्हारा ड्रीम वर्ल्ड बहुत ज्यादा ही बड़ा है। मिंग मिंग बोलती है, नहीं ड्रीम वर्ल्ड बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये मुझसे बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता। मैं सिर्फ यहाँ पे आके ट्रैवल कर सकती हूँ और इसे थोड़ा मॉडिफाई कर सकती हूँ, और जितने दिन मैं इस ड्रीम वर्ल्ड में घूम चुकी हूँ मुझसे पता चला ये हमारी रियल दुनिया की रिफ्लेक्ट है। जेनफाई बोलता है, अब मैं समझ गया, चलो जाके जिम में तुम्हारे ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। फिर मिंग मिंग अपने पोर्टल में रास्ता बनाते हुए बोलती है, ठीक है चलो। फिर सीन शिफ्ट होके ड्रीम वर्ल्ड की बास्केटबॉल कोर्ट जिम का सीन दिखाया जाता है। फिर मिंग मिंग अपने हाथों से चुटकी बजाते हुए बोलती है, लाइट जल्दी से जल जाओ। जेनफाई मिंग मिंग के ऐसे बचकानी चीज देख के बोलता है, तुमने अभी जो किया इससे मुझे लगा तुम एक मिडिल स्कूल की लड़की हो।
मिंग मिंग हंसते हुए बोलती है अपोकलिप्स के पहले मैं एक नोवेलिस्ट थी। जेनफाई बोलता है ठीक है चलो अब तुम्हारे रियल दुनिया की पावर को बढ़ाया जाए। तुम्हारे पावर को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है फाइट। मेरे साथ फाइट करो मगर अपने ड्रीम वर्ल्ड के पावर को इस्तेमाल मत करना। मिंग मिंग बोलती है ड्रीम वर्ल्ड में आने के बाद मेरे मेंटल स्ट्रेंथ की एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ग्रेट ग्रुप लीडर अपना ख्याल रखना। जेनफाई उठते हुए बोलता है तुम चिंता मत करो, अपने पूरे शक्तियों से मेरे ऊपर अटैक करो। मिंग मिंग बोलते हैं ठीक है मैं आ रही हूँ। फिर मिंग मिंग जेनफाई को पंच मारने के लिए जाती है। जेनफाई बहुत आसानी से डॉच कर लेता है। जेनफाई बोलता है तुम्हारे ताकत को देख के लगता है तुम मेरे को एक हिट भी नहीं कर पाओगे। मैंने जो तुम्हें 3 पॉइंट बताया ये तुम अच्छे से ध्यान में रख के प्रैक्टिस करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे मेरे पंच का अभी का स्पीड है 20, तुम अभी हैंडल नहीं कर पाओगे। मिंग मिंग बोलती है मुझे माफ कर देना, मैं इसमें बहुत ज्यादा ही खराब हूँ। जेनफाई बोलता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने ट्रेनिंग पे वर्क हार्ड करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिंग मिंग हाँफते हुए बोलती है हाँ मैं अपना बेस्ट करूंगी। फिर 7 दिनों के बाद डोंगशंग विला का सीन दिखाया जाता है। सोंग जीक्योंग बोलती है आपने जो हमें ऑर्डर दिया था मैंने वो सारी चीज सारे लोगों को पोस्ट कर चुका हूँ, सारे लोग उसको मान भी रहे हैं अपने टीम के साथ। जेनफाई बोलता है इसका मतलब डोंगशंग एरिया बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा है। वैसे भी मैंने इस कुछ दिनों के अंदर डोंगशंग विला के सारे जगह को अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें सारे कर्तव्य को देके बाहर में जाना चाहता हूँ कल सुबह में। सोंग जीक्योंग बोलते हैं क्या इतनी जल्दी तुम जाना चाहते हो? मैंने सोचा था तुम और भी ज्यादा दिन रुकोगे। वैसे भी तुम्हारा प्लग सेट का एक पार्ट अभी भी नहीं मिला। फिर सिस्टम में हमें दिखाया जाता है जेनफाई को प्लग सेट का 4 इक्विपमेंट मिला है, उसके कारण से जेनफाई के एट्रीब्यूट 10 से प्लस हो चुका है। जेनफाई बोलता है मैं एक ई ग्रेड के ग्रुप के लिए इतना ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, बाहर में इससे भी ज्यादा शक्तिशाली वेपन पड़े हुए हैं, मुझे जल्दी से जाके उनको लेना पड़ेगा। सोंग जीक्योंग बोलती है हमारे बारे में मत भूल जाना, अगर तुम जल्दी से नहीं आए तो हमारे अंदर का वायरस बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, फिर उसे ख़त्म नहीं कर पाओगे। जेनफाई बोलता है क्या तुम लोगों के शरीर में अभी तक वायरस है? अगर तुम लोग नहीं समझे ये दोनों मिलकर डबल मीनिंग बात कर रहे हैं। जेनफाई बोलता है ठीक है जल्दी से सबको बुला के लाओ, मेरे को सबसे ज़रूरी बात करना है वायरस को बाहर निकालने में। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें बहुत ज़्यादा रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चेन भाई उनके शरीर के अंदर से वायरस को निकल रहा होता है। सच में क्या वायरस निकलता है, एक एक को चिल्ला चिल्ला के छोड़ देता है साला आरामी। फिर खत्म होने के बाद पोज देखो भाई का। फिर सीन शिफ्ट होकर दूसरे सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी तक सारे लड़कियाँ सोई होती है। फिर जेनफाई कमरे से बाहर निकलता है, जहाँ पे शुआनियार उसके लिए इंतजार कर रही होती है। जेनफाई बोलता है चेनबाई बोलता है क्या तुम सोंग जीक्योंग को खोजने के लिए आई हो? वो अभी तक नहीं उठी है। शुआनियार बोलती है नहीं मैं तुम्हें ही खोज रही हूँ। जेनफाई बोलता है किस लिए? शुआनियार बोलती है एक बंदा सेटलमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहा है। जेनफाई बोलता है फिर तुम मेरे को क्यों खोज रहे हो? मैंने तो पहले ही सारे रूल को पोस्ट कर चुका हूँ, कैसे सब कुछ करना है? फिर क्यों रूल के हिसाब से सब कुछ नहीं चल रहा है? शुआनियार बोलती है मैं सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था रूल के हिसाब से, मगर वो लड़का बोल रहा था वो तुम्हारा क्लासमेट है। जेनफाई बोलता है ठीक है फिर मुझे वहाँ पे लेके चलो। शुआनियार बोलती है ठीक है चलो। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें डोंगशंग विला एरिया के माउंटेन के नीचे में दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा बोलता है चेन भाई वो सच में चेन भाई है, देखो सब लोग। शुआनियार बोलती है ये सारे लोग हमारे रूल से सेटिस्फाई नहीं है, ये लोग हमें कोई भी फी 1 कॉपर कॉइन नहीं देना चाहते, ये लोग चाहते हैं सब कुछ फ्री हो जाए, इनको कोई भी पैसा ना देना पड़े और ये लोग यहाँ पे फ्री में ही रहना चाहते हैं। वही बंदा फिर से बोलता है चेन भाई ए मैं हूँ ली चेन। चेन भाई बोलता है हाँ ली चेन मैं तुम्हें पहचानता हूँ, हमारे विला के रूल इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं है, तुम्हें सिर्फ हमें एक ही कॉपर कॉइन देना पड़ता है, सिर्फ तुम्हें एक ही ज़ॉम्बी को मारना पड़ेगा उसके लिए। अगर तुम ज़ॉम्बी के साथ फाइट नहीं करना चाहते फिर भी यहाँ पे बहुत सारे जॉब है जिनको करके तुम पैसा कमा सकते हो, फिर तुम क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे? ली चेन बोलता है यहाँ पे पैसे की कोई बात ही नहीं है, दुनिया बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, तो तुम्हारे पास जितने भी सारे रिसोर्सेस है हमारे साथ शेयर करो और एक दूसरे की मदद करना चाहिए इस टाइम पे हमें। मैं स्टूडेंट का काउंसिल होने के खातिर मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ सबके लिए सब कुछ फ्री कर दो, इससे सारे लोग तुम्हारे बहुत ज़्यादा शुक्रमंद होंगे। चेन भाई हंसते हुए बोलता है मैं
अपना टाइम तुम्हारे जैसे लोगों के ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहता। सब लोग ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो भी रूल है उन्हें तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर तुम लोग नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें इतना ही बोलना चाहता हूँ, 3 मिनट के अंदर यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम लोगों को बिना मर्सी के शूट कर दिया जाएगा। श्वान यार चलो काउंटिंग शुरू करो। ली चेन बोलता है तुम्हें काउंटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से नहीं निकलेंगे। मैं इधर सबको पैसा बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, सब लोग मेरा ही सपोर्ट करेंगे। फिर एक गार्ड चिल्लाते हुए बोलता है नॉनसेंस बातें करना बंद करो, एक कॉपर कॉइन इतना भी ज़्यादा नहीं होता यहाँ पे, सारे लोग इससे बहुत ज़्यादा ही खुश है। अगर तुम्हारे जैसा सेल्फिश इंसान नहीं कॉपर कॉइन नहीं देना चाहता तो हम लोग भी उसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा गार्ड बोलता है साले कचरे, क्या तू एक ज़ॉम्बी को भी नहीं मार सकता एक दिन में? दूसरा गार्ड बोलता है अगर तू एक ज़ॉम्बी को भी नहीं मार सकता तो मेरे घर पे कुत्ते का काम कर ले, मैं तेरे को डेली 2 कॉपर कॉइन दूंगा। ली चेन ये सब सुन के गुस्से में बोलता है तुम सब लोग सिर्फ रुको, ठीक है मैं इधर से जा रहा हूँ। चेन भाई मुझे निकलने का रिग्रेट तुम बहुत ज़्यादा करोगे। जेनफाई बोलता है रुक जाओ वहीं पे। ली चेन बोलता है क्या तुम अभी से ही रिग्रेट करने लगे? फिर चेन भाई अपने हाथों को ट्रांसफॉर्म करके ली चेन को बीच में से ही फाड़ डालता है। यह देख के सारे लोग बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं। चेन भाई बोलता है तुम सही हो, मेरा इतना सारा टाइम वेस्ट करने के बाद तुम बिना माफ़ी के ही यहाँ से चले जाओगे, मैं बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट करूँगा। फिर श्वान यार बोलती है इधर पे सिर्फ 1 ही मिनट बाकी है, क्या तुम लोग अभी तक नहीं निकले यहाँ से? फिर एक बंदा घुटने पे आके बोलता है मैं सारे रूल से एग्री करता हूँ और मैं जितना भी प्रॉब्लम सेटलमेंट के अंदर किया हूँ उन सारे चीज़ों के लिए मैं भुगतान करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मेरे को एक चांस दे दो। चेन भाई बोलता है तुम सच में बहुत ज़्यादा ही होशियार इंसान हो, ठीक है 5 कॉपर कॉइन 1 मंथ तक चलेगा, इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वो बंदा बोलता है मैं एग्री करता हूँ, शुक्रिया मेरे जान को बख्श देने के लिए। फिर सारे बंदे घुटने पे आके बोलते हैं हम भी तुम्हारे डिसीजन से एग्री करते हैं। चेन भाई बोलता है मैं ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। श्वान यार बोलते हैं ठीक है मैं समझ गई, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो भी इतने देर से दिख रहा है जल्दी से वीडियो पे लाइक कर दो। सिस्टम में मैसेज आता है मैंग मैंग तुम्हें मैसेज कर रही है। मैंग मैंग मैसेज करते हुए बोलती है मास्टर मैं असली ज़िंदगी में मेरे स्किल को एबिलिटी को इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं बना पा रही हूँ, मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा ही कम है। चेन भाई बोलता है ठीक है तुम थोड़ा धीरे धीरे से प्रैक्टिस करो और मैं तुम्हारे लिए कोई बुक खोजूंगा जिससे तुम अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा सको। मिंग मिंग फिर से मैसेज करते हुए बोलते हैं मास्टर आप कौन से सिटी में रहते हैं, अगर मैं वहाँ से जाता हूँ तो मैं ज़रूर आपको विजिट करने के लिए आऊँगा। जेड5 बोलता है जियांगचेन सिटी। मिंग मिंग बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, मेरे घर से बहुत ज़्यादा ही पास में है, मैं रहती हूँ वुचेंग सिटी में। जेड5 मैसेज करते हुए बोलता है अगर तुम मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ मिलने के लिए आऊँगा। मिंग मिंग बोलते हैं सच में ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। चेन भाई सोचता है मेरे पिछले ज़िंदगी में मुझे एक एस ग्रेड का प्रोफेशनल मिशन मिला था वुचेंग सिटी में। वैसे तो वो मिशन SSS रैंक ग्रेड का नहीं था, मैं उधर पे जाके सिर्फ अपने मटेरियल और इन्फॉर्मेशन को ही बेच पाया। अगर ऐसी बात है तो चलो पहले वुचेंग सिटी में ही जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर हमें एक होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जियांगचेन सिटी में। एक बंदा बोलता है जी ही हमारे पास कितना ज़्यादा खाने के लिए बचा है? जी बोलता है ज़्यादा नहीं है ब्रदर बेंग, हमारे पास 10 लोगों का 3 दिनों में ही खाना खत्म हो जाएगा। जियांग लू पेंग बोलता है ये सब कुछ इस स्पेशल ज़ॉम्बी के कारण है, ये ज़ॉम्बी कोई भी मुश्किल के बिना ही हमारे पास आदमियों को मार चुका है, उसके अलावा इसके पास बहुत ज़्यादा ही शार्प सेंसेस है। ये ज़ॉम्बी जब तक हमारे 5 बंदों को मार रहा था हम लोग जल्दी से 10 फ्लोर में आ चुके थे, मगर फिर भी ये ज़ॉम्बी हमारे प्रेजेंस को समझ चुका है और यहीं पे ही रुक चुका है, इसके कारण हम लोग पीछे के दरवाजे से भी नहीं भाग सकते। सॉन्ग जी बोलता है इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ही फंस चुके हैं। फिर एक लड़की बोलती है तुम लोग सामने की तरफ देखो। जियान लूपिन बोलता है क्या वो एक न्यू तरह का ज़ॉम्बी है? ये सच में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो सकता है, हमें जल्दी से कर्टन को लगा देना चाहिए। वो लड़की बोलती है इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे देख के लगता है वो भी एक इंसान ही है। सॉन्ग जी बोलता है वो कैसे एक इंसान हो सकता है? जियान लूपिंग बोलता है क्या तुमने कुछ गलत देख लिया? फाइनली हमें इस लड़की का नाम दिखाया जाता है उई शी, दूसरे लड़के का नाम है जान ई शी। देखो नाम तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, यह लड़की हमें फ्यूचर में भी दिखाई जाएगी, इसीलिए मैं इसका आज से बुलाऊंगा उई, तुम लोग समझ जाना जब इसका नाम बुलाऊंगा। उई बोलती है वो बंदा हमारी तरफ ही आ रहा है। तो सब लोग जिस बंदे की बात कर रहे थे ये है हमारा चेन भाई। चेन भाई बोलता है क्या एक टायरेंट? सच में मेरा लक आज बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, मेरे को एक वेपन के लिए टायरेंट का
हड्डी चाहिए था। इस ज़ॉम्बी को मार के मुझे वो मिल जाएगा, मगर मैं इसके साथ लड़ते हुए अपना जायंट हैमर का यूज नहीं कर सकता, कारण इससे उसका टायरेंट बोन हड्डी टूटने का चांस है। फिर चेनफाई अपने हाथों को क्ले में ट्रांसफॉर्म करके अटैक करने के लिए चला जाता है। सोंगजी पूछता है, ओए मेरे को कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, क्या तुम्हें दिख रहा है क्या हो रहा है? दूसरी लड़की बोलती है, हमें उसे देखना नहीं चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। वही बोलती है, फाइट शुरू हो चुकी है और वो बंदा अपने हाथों को क्लॉ में चेंज कर चुका है। जियान बोलता है, मैंने बोला ही था वो एक इंसान नहीं हो सकता, क्या तुमने कभी देखा है एक नॉर्मल इंसान के हाथों से क्लॉ निकलते हुए? वही बोलती है, वो मॉन्स्टर को वो बंदा मार चुका है और वो बंदा उस मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब करने लगा है। उली बोलती है, रुको जरा, उसका चेहरा तो। फिर हमें जेनफाई का सीन दिखा जाता है जिसने उस बंदे मॉन्स्टर को मार चुका है। सिस्टम में मैसेज आता है, तुमने एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी को मार चुके हो, इसके लिए तुम्हें 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। इसलिए तुम्हें एक टाइटल मिलता है, कॉर्प्स सालोआर। इस टाइटल के कारण तुम्हारे डायरेक्ट लाइट वायरस एबिलिटी इनहेंस हो जाता है। सिस्टम में और एक नोटिफिकेशन आता है, तुम्हें 800 वायरस पॉइंट मिलता है और तुम्हें मिलता है 500 स्पेशल इवोल्यूशन पॉइंट डार्क लाइट वायरस के लिए। सिस्टम में फिर से मैसेज आता है, तुम्हें एक डार्क लाइट वायरस का न्यू ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है, मसल इनहेंसर। सिस्टम में फिर से मैसेज आता है, तुम्हें एक दूसरा फॉर्म भी मिलता है, शील्ड का। जेनफाई बोलता है, मसल इनहेंसर मेरे किसी भी बॉडी के एक पार्ट को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकता है और दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन मेरे बॉडी को बहुत ज़्यादा बुरा शेप में डालते हैं। और जो मेरे को ये दूसरा शील्ड का पावर मिला है, इससे मेरा डिफेंस 2 गुना हो जाता है। सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिवार्ड है आज का। फिर वही खिड़की से जोर जोर से चिल्ला के बोलता है, चेन भाई। फिर चेन भाई उस खिड़की पे जाके लटाते हुए बोलता है, मैं सोच रहा हूँ ये कौन है, ये तो मिस सोंग का क्लोज फ्रेंड है। वही बोलते हैं, चेन भाई क्या तुम सोंग जी को जानते हो, वो अभी कहाँ पे है, क्या वो अभी ठीक है? फिर चेन भाई उस रूम के अंदर घुसते हुए बोलता है, मैंने डोंगशुआंग विला के एरिया के अंदर एक सेटलमेंट स्टैब्लिश किया है जिसके अंदर 500 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और ये सब कुछ मुझे मैनेज करने में सोंग जी की मदद करती है, इसीलिए सोंग जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही सेफ है। वही बोलते हैं, क्या सच में? जेन बोलता है, क्या तुमने स्टैब्लिश किया है 500 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं? सोंग जी बोलता है, क्या तुम्हें मैनेज करने के लिए जियांगचेन की क्वीन मदद करती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? सेन भाई बोलता है, तुम लोग वहाँ पे जाते ही तुम लोग समझ जाओगे मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं। फिर वहाँ पे कोई दरवाज़ा खोल के आके बोलता है, चेन भाई बोलता है, की जेंग। हमें फिर तीनों को दिखाया जाता है, ये तीनों ही जेनफाई के दोस्त होते हैं। जेंग बोलता है, मैंने तुम्हारा नाम सुना अभी इसलिए मैं आया। जामू बोलता है, चेन भाई तुम सच में यहाँ पे हो? चेन भाई बोलता है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर जानमू बोलता है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अभी फ्री हो? मेरे को ली फेंग ने बोला था तुम अभी बहुत ज़्यादा ही बिजी हो गए। चेन भाई बोलता है, मेरे यूनिवर्सिटी के बहुत सारे क्लासमेट यहाँ पे है, अगर तुम लोग चाहो तो मेरे सेटलमेंट के अंदर जा सकते हो जो है डोंगशुआंग विला के जगह पे, मगर वहाँ पे रहने का तुम्हें एक दिन में 1 कॉपर कॉइन देना पड़ेगा, क्या तुम लोग ये चीज़ मैनेज कर पाओगे? जैन बोलता है, हाँ हम लोग ज़रूर दे पाएंगे, मगर उस ज़ॉम्बी के कारण हम लोग यहाँ पे फंसे थे, वरना हमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन भी कमा सकते थे, मगर तुम्हारे सेटलमेंट जाने के रास्ते पे बहुत ज़्यादा ही डेंजर होगा, क्या तुम हमारे साथ आओगे? जेनफाई बोलता है, नहीं मेरे पास दूसरे काम है, मगर डोंगशुआंग रास्ते पे मैंने देखा सिर्फ एक ही टायरेंट मॉन्स्टर को। जियान बोलता है, इसका मतलब वो मॉन्स्टर कॉमन नहीं है, हमारा लाक बहुत ज़्यादा ही खराब था। फिर चेन भाई अपने पास से आइटम को बाहर निकालते हुए बोलता है, की जेंग, मोताव एंड वुई, ये कुछ लो लेवल के आइटम है, मेरा ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें देता हूँ। तो मेरे को बहुत जल्दी से जाना है एक जगह पे, तुम लोगों को मैंने पहले ही लोकेशन भेज चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जियान बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया। जेंग बोलता है, चेन भाई अपना ध्यान रखना। फिर जेनफाई उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। मिंग मिंग मैसेज करते हुए बोलती है, मास्टर किंग हाई चैट ग्रुप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मेरी एबिलिटी शायद से उसकी मदद कर सकता है। चेन भाई बोलता है, चैट ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, तुम मुझे डायरेक्टली बता दो क्या सिचुएशन चल रहा है। फिर जेनफाई सोचता है, क्या किंग हैन वांग और हैन शियाओ। सीन शिफ्ट होकर हमें उसी बिल्डिंग में दिखाया जाता है। जांग हुआओ बोलता है, ब्रदर जियांग हमें सेटलमेंट की तरफ जाना चाहिए। जियान बोलता है, एक सेटलमेंट, उधर पे बहुत सारे इंडिविजुअल इवोल्वर होंगे, वो जगह बहुत ज़्यादा ही सेफ होगा हम लोगों के लिए,
मगर हम लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा जियांगसेंग से डोंगशुआंग सिटी में जाने के लिए। चश्मे वाला बंदा बोलता है रुको ज़रा, मुझे कुछ बोलना है। फिर उई बोलती है चेन भाई तुम वापस क्यों आ चुके हो, क्या कुछ गड़बड़ है? चेन भाई बोलता है हाँ, मेरे को एक रूम की ज़रूरत है एक चीज़ को हैंडल करने के लिए। झांग डाओ बोलता है तुम मेरे और कीजेंग के रूम के अंदर आ सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग भी बिना सब्सक्राइब के देखते हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तुम लोगों को पहले पता चल जाएगा। और जो लोग भी सब्सक्राइब करके देखते हैं उनके लिए दिल से शुक्रिया। जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा था, जेनफाई वापस आके बोलता है मुझे एक प्राइवेट कमरा चाहिए कुछ चीज़ों को सेटल करने के लिए। फिर जेंगमो बोलता है तुम मेरे और कियांग जिंग के कमरे में आके रुक सकते हो। जेनफाई बोलता है मेरे को एक प्राइवेट कमरा चाहिए। कियांग जांग बोलता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे बेड के ऊपर रहना और हम लोग लिविंग रूम से तुम्हें देखेंगे। पीछे से उई जेनफाई को रोकते हुए बोलती है चेन भाई थोड़ा सा रुको, तुमने बोला था तुम सोंगजी को जानते हो, क्या तुम उसके इवोल्वर आइडेंटिफाइड नंबर को जानते हो? मैं उसे अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ। जेनफाई उसको नंबर बोल देता है। फिर कियान जाओ बोलता है चेन भाई तुम मुझे अपना नंबर बता दो, मैं तुम्हें भी अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर दूंगा। जेनफाई बोलता है 001। यह सुन के कियान जाओ शॉक हो जाता है। कियान जाओ जोर जोर से हंसते हुए बोलता है हम सब लोग अब इवॉल्व हो चुके हैं मगर तुम्हारे हिमोर अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ। झानमो बोलता है कियान जेंग तुम उसे ऐड करके ही देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। सिस्टम में मैसेज आता है इवॉल्वर नंबर 001 तुम्हारे फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर चुका है। यह देख के कियान जांग चिल्लाने लगता है क्या सच में? हमें 10 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है। कियान जांग बोलता है चेन भाई का आईडी का नंबर सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। जानमो बोलता है सिस्टम ने बोला था ये आईडी तुम्हारे इवॉल्वर नंबर को शो करता है, इसका मतलब जेनफाई पहला इवॉल्वर है। कियांग जाट बोलता है क्या इसका मतलब जेनफाई को पहले ही पता था दुनिया के ख़त्म होने के बारे में? जानमो बोलता है ये सिर्फ एक थ्योरी है मगर अगर ऐसा सच में हो सकता होगा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। कियान जांग बोलता है तुमने बिल्कुल सही बोला, जेनफाई हमें जो भी इंफॉर्मेशन देगा हमारे उससे बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। फिर जान उई को बोलता है उई तुम्हारा चेहरा अचानक से लाल क्यों पड़ गया? उई बोलती है कुछ नहीं, मुझे अपने कमरे में जाना है और चेन भाई के इंस्ट्रक्शन को भूल मत जाना, उसके रूम में कुछ भी हो जाए मत घुसना। फिर उई कमरे में बाहर आके बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। हमें सोंगजी का मैसेज दिखाया जाता है उई तुम्हें मेरा कोड कैसे पता चला? उई बोलती है चेन भाई ने मेरे को बोला। सोंगजी बोलते हैं मेरे को पता ही था, हमारे लिए इतना ज़्यादा मुसीबत करने के बाद वो उधर से चला गया। वही हम लोग बेस्ट फ्रेंड है ना? वही बोलती है ऑफ कोर्स हम लोग हैं। सोंगजी बोलती है ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, याद रखना जब हम सब लोग एक साथ में होंगे तब मैं ही सिर्फ उसे डैडी बुलाऊंगी। वही बोलती है ये सब तुम बकवास क्या कर रहे हो? बकवास नहीं कुछ और भी करेगा जेनफाई, सिर्फ एक बार विला के अंदर जाने दो इसे भी। वही शर्माते हुए बोलती है जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये सच में वही है? नहीं मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ, अगर ये सच में वो होगा तो चेन भाई और सोंगजी और बाकी सब लोग एक साथ में। सोंगजी बोलता है ब्रदर जियान मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये इतना भी ज़्यादा सिंपल मैटर नहीं है। सॉरी ये सोंगजी नहीं है, ये वही चश्मे वाला बंदा बोलता है चेन भाई ने जो भी कुछ बोला ये ज़रूर झूठ होगा, इसमें बहुत ज़्यादा ही लूप होल्स हैं। जियान बोलता है तुमने बिल्कुल सही बोला, मुझे भी ये सब कुछ फेक लग रहा है। उसको सेटलमेंट मैनेज करने के लिए सोंगजी की मदद कर रही है। जितनी बार मैं ये चीज़ सुनूं उतनी बार मुझे ये चीज़ बिल्कुल फेक लग रही है। सीन शिफ्ट होकर हमें जेनफाई को ड्रीम स्पेस में दिखाया जाता है जहाँ पे जेनफाई बोलता है हेलो एवरीवन, मुझे असली ज़िंदगी में कुछ अरेंजमेंट करना था इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। देख के ऐसा लगता है मैं ही सिर्फ अकेला ही बाकी था। हमें रूम के अंदर सबको दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग मिंग और बाकी 2 लड़के होते हैं। तो इस बंदे का नाम होता है किंग हान। हान बोलता है एम्पेरर बाय, मेरा नाम है हान शियाओ, फाइनली हम दोनों मिल चुके हैं। मुझे पता था आप बहुत ज़्यादा ही हैंडसम होंगे मगर मैंने जितना सोचा था आप उससे भी ज़्यादा 3 से 4 गुना ज़्यादा हैंडसम हो। मिंग मिंग बोलता है सच में तुम अच्छे से जानते हो कैसे किसकी चापलूसी करना पड़ता है। हान बोलता है मैं किसी का चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। फिर दूसरा बंदा बोलता है मेरा नाम है क्रो, ग्रुप लीडर बाय। मिंग मिंग ने बोला था उसको और एक बंदे की ज़रूरत है इसलिए मैं आ चुका हूँ, मेरा टैलेंट है डबल एस ग्रेड का फेयर। फिर हमें मिंग मिंग का टैलेंट दिया जाता है ट्रिपल एस ग्रेड का, क्रो का दिया जाता है डबल एस का। हान बोलता है तो इसका मतलब मेरा ही टैलेंट इनमें से सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, मेरा ग्रेड है एस लेवल का मेंटल कंट्रोल। चेन भाई बोलता है तुम्हारा टैलेंट कम हो सकता है मगर
तुम्हारा लक बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। अगर तुम आज की जगह कल आते तो मिंग मिंग तुम्हारी मदद नहीं कर पाती, वो खुद के ही काम करती ड्रीम वर्ल्ड में। मिंग मिंग जो एबिलिटी का यूज़ कर रही है वो तुम ऐसा समझ सकते हो तुम्हारे घर ही ड्रीम टोटेम का कोड है। इससे ही हम लोग सब लोग यहाँ पे आ सकते। चारों को ड्रीम वर्ल्ड में नहीं रख सकती। जल्दी से एक्सप्लेन करो तुम क्यों ग्रुप में कॉम्प्लेन कर रहे थे। हैन बोलता है इसका कारण है एक डंजन जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हें उसका स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, तुम उसे पढ़ लो। जाते जाते हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। हमें सिस्टम में उस मिशन के बारे में बताया जाता है, फैमिली मिस्ट्री एज ग्रेड का एक्सक्लूसिव मिशन, जो तुम्हें रेड स्टार हॉस्पिटल के अंदर ही जाके मिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। हैन बोलता है यह है रेड स्टार हॉस्पिटल। जब मैंने इसे खोजा तभी ये अचानक से डंजन में कन्वर्ट हो चुका है। मैं अकेले ही इस गेट के अंदर गया था, मगर मैं जल्दी से गिव अप करके वापस आ चुका था। इस डंजन का रिकमेंडेशन है 5 से 10 लेवल का नाइटमेयर डिफिकल्टी है और इसके अंदर बहुत सारे ही मॉन्स्टर है। मैं अकेले इस सारे को हैंडल नहीं कर सकता। मैं जब इस डंजन के अंदर से बाहर आया तभी मुझे कॉस्मिक विंड ने बताया कि कोई मेरा प्रेजेंस को समझ चुका है और उसे पता चल चुका है मैं इस डंजन को छोड़ के चला गया हूँ। फिर चेन भाई उस डंजन पे हाथ रख के बोलता है मैं समझ चुका हूँ। फिर सिस्टम में मैसेज आता है क्या तुम अपने ग्रुप के साथ रेड स्टार हॉस्पिटल डंजन के अंदर जाना चाहते हो। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें ड्रीम स्पेस मैजिक सिटी रेड स्टार हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। क्रो बोलता है हॉस्पिटल के सामने एक मॉन्स्टर है। मिंग मिंग बोलती है इस जगह को देख के मुझे बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग आ रही है। हैन बोलता है ये मॉन्स्टर जो हमारे सामने है ये इतना भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है तुम सारे देख के। फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो होता है मॉन्स्टर नर्स। क्रो बोलता है तुम सारे लोग पीछे हटो, मुझे देखने दो इसका स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है। फिर हम देखते हैं उस ज़ॉम्बी नर्स क्रो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। इसे देख के क्रो अपना एसएस ग्रेट टैलेंट फेयर का इस्तेमाल करता है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं वो नर्स डरने लगता है क्रो के एबिलिटी के कारण। हम देखते हैं उसका हार्ट बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। फिर क्रो अपने स्किल फेयर मोड लो फील एक्सप्लोजन का यूज़ करता है जिससे कि उस नर्स मॉन्स्टर का दिल ही फट जाता है अंदर से। सिस्टम में मैसेज आता है तुम्हारे टीम मेंबर ने